हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर के आया हूं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है। इसमें जितना भी कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा, जो भी आपको हेडिंग के माध्यम से पूरे डिटेल्स आपको बताऊंगा, मैं आशा करूंगा जो आपके फुली कंप्लीटेड हो, समझ में आ जाए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है प्रकाश। यानी प्रकाश हम किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश से क्या समझते हैं। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को हम देखते हैं या आप देखते हैं या कोई भी जीव जंतु देखता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार के साधन है, कारक है, जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी चीज को हम प्रकाश बोलते हैं। अगला इसमें पॉइंट आ रहा है परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन है तो फर्स्ट में प्रकाश आया, दूसरा आया परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। प्रकाश परावर्तन के मतलब हुआ जब कोई भी वस्तु जब जिस रास्ते से जाता है और किसी वस्तु से टकरा करके वहां से रिटर्निंग हो जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। लेकिन इसमें है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश एक सीधी रेखा में जाती है और जब उसके सामने कोई वस्तु पड़ जाती है तो वहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी लौट जाती है। उसी को मैथन बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। अगला आ रहा है इसमें पॉइंट प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत वह माध्यम है जिसके द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी प्रकाश मिलता है। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब का है प्रकाश का स्रोत है। उसके बाद आ रहा है प्रदीप और अप्रदीप्त। प्रदीप्त से क्या समझते हैं, प्रदीप्त वह प्रदीप एक ऐसा पदार्थ है जिसके माध्यम से प्रकाश निकलता है। यानी जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से प्रकाश का निर्माण होता है, यानी प्रकाश निकलता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं। अब अप्रदीप्त, अप्रदीप्त एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा वस्तु है, ऐसा कारक है जिसके द्वारा प्रकाश नहीं निकलता है। यानी सीधी सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं जिससे प्रकाश निकलता है वह क्या है, प्रदीप्त है, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है वह क्या है, अप्रदीप्त है। अगला आ रहा है प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जो होती है, प्रकाश की किरणें जो होती है एक सरल रेखा में जाती है। प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में जाती है और जब उस रास्ते में, उस सरल रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है या कोई ठोस पदार्थ आ जाता है या कोई परमाणु आ जाता है इत्यादि कोई भी वस्तु आ जाता है, तो वहां पर क्या हो जाती है, प्रकाश क्षेत्र आ जाती है। वहां पर जब उसको बीच रास्ते में कोई चीज पड़ता है तो कहा जाती है टकरा करके प्रकाश का हो जाती है, फैल जाती है। उस फैलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। अगला आ रहा है प्रकाश की किरणें। तभी मैं बताया जो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा में जाती है, उसमें आपको प्रकाश की किरणें तीन हो जाती है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो होती है क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछ देता है कि प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती है, कहीं कहीं डिफिनेशन पूछ देता है, कहीं कहीं आपका प्रकार पूछता है। तो यहाँ पर होता है प्रकाश की किरणें तीन प्रकार का हो गया, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, उससे प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है एक बिंदु से, प्रकाश एक बिंदु पर क्या होती है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, फैल जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, फैल जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, फैल जाती है। एक बिंदु से अनेक रास्ते से फैलना ही प्रकाश अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। अब समानांतर किरण पुंज, तब प्रकाश जब प्रकाश की किरणें समानांतर रेखाएं में होती है, जैसे यह
यह 3 हो गया। एक प्रकाश की किरणें हैं, एक सीधी रेखा में जाती है, समानांतर है, इसको क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। अगला हो गया अभिसारी किरणें। जब प्रकाश की किरणें किसी रास्ते से आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, उसको क्या बोला जाता है? अभिसारी किरण पुंज। जैसे प्रकाश की किरणें इधर से आती है, फिर इधर से आती है, फिर इधर से आती है, यहां से भी इधर से आती है, यानी ऐसे एरो दे देते हैं तो इसके पता चल जाता है जो प्रकाश की किरणें इधर से आती है, इस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अगला आ जाता है पारदर्शी। 3 चीज हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पारदर्शी, परभाषी, अपारदर्शी। पारदर्शी के मतलब होता है, पारदर्शी वह पदार्थ है जिसे प्रकाश की किरणें पड़कर और वहां से क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है। जैसे साफ पानी हो गया, कांच हो गया, ये सब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो आर पार हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। पारभासी, पारभासी वैसा पदार्थ है जिसमें प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उस पर के कुछ अंश हमको दिखाई देती है, या आपको कुछ अंश उसमें के दिखाई देती है, कुछ अंश जो होती है आर पार हो जाती है, कुछ अंश बाहर रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? पारभासी बोलते हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी एक ऐसा पदार्थ है कि उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वहां से क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है, पार नहीं कर पाती है। जैसे दीवार है, दीवार है मोटा कोई लोहा है या कोई मोटा कपड़ा है, उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो क्या हो जाती है? वहां से रिटर्न होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दीवार है, दीवार है, मोटी दीवार है, यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इधर क्या होती है? आती है, आया करके यहाँ टकराती है तो क्या हो जाएगी? यहाँ से रिटर्निंग हो जाती है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो इसमें इस चीज को पार नहीं कर पाती है, इसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। आगे मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कुछ और भी पॉइंट आपको सामने मिल रहा है। जैसे परावर्तन के नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण। ठीक है, अब मैं इसको बारी बारी से आपको सामने बता रहा हूं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम जो होता है, प्रकाश की किरणें, अब इस पर परावर्तन के नियम आप थोड़ा से इसमें देखेंगे। ये क्या है? एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, यहां से प्रकाश की किरणें दर्पण पर जाती है और यहां से क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है, लौट जाती है। तो यहाँ पर एक क्या बनता है? अभिलंब रेखा बन जाता है। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ वो है तो यहाँ ए दे सकते हैं, यहाँ बी दे सकते हैं, यहाँ एम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ एल, यहाँ कुछ एन दे दीजिए, ये दर्पण का नाम। अब सबसे पहले परिवर्तन के नियम का यही है आपका टॉपिक। इसमें जो होती है, प्रकाश की किरणें जिस रास्ते से जाती है समतल दर्पण पर, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु। ये जाती है, प्रकाश की किरणें जाती है तो ये आपतन, आपतित, आपतित किरण हो गया, किरण। ठीक है, और जिस रास्ते से लौट जाती है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल बनता है, एक तो पहले से एंगल है, यहाँ पर दो एंगल बनता है, एक ये एंगल से, एक ये एंगल। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसको आपतित किरण से जो बनता है आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ को क्या बोलते हैं? आपतन, आपतन कोण, यानी इसका नाम दे दीजिए कोण आई। कोण आई यहाँ भी लिख सकते हैं, कोण आई। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण से बन रहा है तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको क्या बोलते हैं? इसका भी नाम हो जाता है
आर दे दीजिए। ठीक है, अब इस पर जो होती है प्रकाश की किरणें जब समतल दर्पण पर पड़ती है तब पढ़ करके वहां से टकरा करके और दूसरे रास्ते से रिटर्न हो जाती है, तो वहां पर एक आपतन कोण बनता है और एक परावर्तन कोण बनता है, बीच में एक अभिलंब होता है, तो इसको अभिलंब हम रेखा बोल सकते हैं। तो आपतित किरण, जिस रास्ते से प्रकाश की किरण जाती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं, जिस रास्ते से लौट जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इसके दोनों के बीच में जो एक रेखा बनता है इसके क्या बोलते हैं, आपतन अभिलंब, अभिलंब रेखा बोलते हैं, अभिलंब इसको बोलते हैं। और जिस बिंदु पर किरणें जा करके वहां से रिटर्निंग होती है उसके क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अगला हो गया आपतन कोण। आपतन कोण अभी बताए हैं, जिधर से जाती है अभिलंब के माध्यम से जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद जिस रास्ते से लौट जाती है वहां पर परावर्तन कोण बनता है यानी आर बनता है। तो इसमें परिवर्तन के नियम में ये होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये परावर्तन के नियम आपको इस समझ में आ गया। इसमें पॉइंट आता है आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब। ठीक है, उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस सब चीजों को जानना होता है। उसके बाद इसमें लास्ट में एक पॉइंट होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से परावर्तन के नियम होता है। अगला पॉइंट आ रहा है प्रतिबिंब। प्रकाश की किरणें जिस रास्ते से आती है और दर्पण पर टकराकर जिस रास्ते से लौट जाती है और किसी जिस वस्तु से वो आती हुई प्रतीत होती है या वहां मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे यहां ले लीजिए दर्पण हो गया, दर्पण यहाँ प्रकाश की किरणें क्या होती है, इधर से जा रही है, जा करके इस दर्पण पर टकराई और इस रास्ते से क्या हो गई, लौट गई। लौट करके यहाँ पर हम देखते हैं जिस वस्तु से क्या होती है, यहाँ हमें लगता है कि इधर से आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है तो यहाँ पर एक इमेज बन जाता है, इमेज, इमेज बन जाता है यानी फोटो बन जाता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। राइट, कभी कभी परीक्षा में ये पूछ देता है जी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, एक है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो उसका परिभाषा क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़कर वास्तव में, रियल में यानी वास्तव में आती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तव में जिस बिंदु से मिलती है, यानी आ करके जिस बिंदु से मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब हो गया आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण से टकराकर आती हुई लगती है यानी आती हुई प्रतीत होती है तो वह क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। अब आ रहा है गोलीय दर्पण, जो नीचे है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, गोलीय दर्पण। यहाँ गोलीय दर्पण के बारे में मैं बता रहा हूँ। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह का होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए यही क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। एक मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर एक सी बिंदु है, सी बिंदु, और यहाँ दो बिंदु, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। ठीक है, इसको हम इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। इसको भी प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष बोलिए, एक ही बात है, मुख्य
5। ठीक है, ये तो इतना समझ में आ गया। इसकी P और C के बीच एक बिंदु होता है, दोनों तरफ एक बिंदु होता है जिसे हम F बोलते हैं। F, इसको क्या बोलते हैं? फोकस, फोकस केंद्र बोलिए, केंद्र पहले बोलिए, फोकस केंद्र, यानी इस बिंदु को हम फोकस केंद्र बोलते हैं। अब P और F के बीच के दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है, यानी ये दोनों के बीच को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसके दो परावर्तक सतह, इस गोलीय दर्पण के दो परावर्तक सतह होता है, एक इधर होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? ऐसे कलाई कर देते हैं, तो इसको कलाई किया हुआ भाग बोलते हैं। कलाई किया हुआ भाग, किया हुआ भाग, इसके भी अंदर में हम ऐसे कलाई किया हुआ भाग कर देते हैं, कलाई कर देते हैं। तो जब कलाई कर देते हैं तो यह होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, यह हो जाता है अवतल, अवतल दर्पण, दर्पण, राइट। अब इसमें देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को यानी इस दोनों को हम बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अब देखिए, इस गोलीय दर्पण में दो दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ होता है, यानी ऐसे होता है, फेंका रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ होता है वो अवतल दर्पण हो जाता है, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की तरफ होता है वो क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण होता है। क्लियर? अब देखिए, इसमें जो हो गया, तीन चार पॉइंट हो जाता है आपको। प्रधान अक्ष, ध्रुव, सी, एफ। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। तो ध्रुव को यदि यहां से यदि हम काट देते हैं, यहां से काट देंगे, ऐसे हम खींच देते हैं, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग दर्पण हो जाएगा। तो ध्रुव यानी दर्पण के केंद्र को, यानी दर्पण और प्रकाश मुख्य अक्ष के जो केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव और सी के बीच के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहां से और यहाँ के बीच की दूरी जो होता है इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, इसको आर से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या। ऐसे सी को हम क्या बोलते हैं? सी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, क्या हो गया? आर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? एफ हो गया, यानी फोकस दूरी। क्लियर? इसमें गोलीय दर्पण में इतना था। अब आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ देता है परीक्षा में। अभी जो मैं बताने चल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, प्रत्येक साल आता है आपको। देखिए, क्वेश्चन आपको पूछ देता है, सिद्ध करे कि F बराबर R/2, अथवा करके पूछ देता है। किसी बार ये पूछता है, आप अभी यही क्वेश्चन से एक ही आंसर एक ही जैसा बनता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। सिर्फ यही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग है, लेकिन उसका बोलने का और लिखने का तरीका अलग अलग है, बट बनेगा दोनों का सॉल्व हम जब करेंगे ना तो एक ही जैसा इसका होगा, यानी संबंध स्थापित करें। प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है, बीएम क्वेश्चन यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो इसको बनाते कैसे, इसको प्रमाण कैसे करते हैं? सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं, गोलीय दर्पण यानी कोई दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण, इसका नाम हम दे देते हैं MN। ठीक है, यहां पर एक मुख्य अक्ष हम खींच देते हैं, ठीक ना, मुख्य अक्ष। यहां पर क्या हो जाता है? P, अभी बताए हैं P होता है। यहाँ पर ले लीजिए आपका C हो गया। जब C यहाँ हो गया तो ये दोनों के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। क्लियर?
इधर प्रकाश की किरणें इधर से सीधा कहाँ जाती है, दर्पण पर जाती है। प्रकाश की किरणें सीधा कहाँ जाती है, दर्पण पर जाती है। जा करके पहला नियम है, वस्तु से प्रकाश की किरणें सीधा दर्पण पर जाती है और वहां से टकरा कर एफ से होती हुई क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। एफ से होती हुई रिटर्न हो जाती है। एफ से होकर के क्या हो जाती है, लौट जाती है। इधर क्या हो जाती है, लौट जाती है। जब एफ से होकर लौट जाती है तो यहाँ तक आती हुई प्रतीत होती है या, और उसके बाद सी और दूसरी जो होती है, दूसरी रूल होता है, जब वस्तु से सीधा एक किरण दर्पण पर जाती है, दर्पण पर जा करके अवक्रता त्रिज्या से होती हुई क्या होती है, अभिलंब कर जाती है। इसको अभिलंब हम कर देते हैं। जब अभिलंब करती है यानी क्या हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण, दोनों के बीच क्या बनता है, एक अभिलंब किरण बनता है, अभिलंब रेखा बनता है। तो यहाँ पर कोणाई हो गया। जब यहाँ कोणाई होता है तो यहाँ कोण भी क्या हो जाएगा, कोण आई होगा। तो जहाँ आपतित कोण आई हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, कोण आर हो जाता है। क्लियर। अब इसको हम लिखने के लिए टेक्निक का है, इसको लिखने के लिए माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरणें यहाँ ए डाल दीजिए, ए एम जाती है दर्पण पे और दर्पण से सीधा एफ से होती हुई क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। जब रिटर्न होती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब रेखा बनता है, यानी किरण बनता है या रेखा बनता है, सी से हुई सीधा दर्पण पर जाती है। जब दर्पण पर जाती है तो वहां पर दो कोण बनता है, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। यानी परावर्तन के नियम से भी जानते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। तब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी ये भी किरण है, ए एम और सीपी का हो रहा है, दोनों आपस में पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल हो रहा है, समानांतर हो रहा है। तब कोण आई बराबर कोण आई हो जा रहा है, यह कोण इसके बराबर हो रहा है। जब यह बराबर आई बराबर हो जा रहा है, इसलिए कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो गया ना। जो कोण आर हो जाता है, अब यहाँ पर देखते हैं यह एक त्रिभुज बनता है। चूंकि यह एक त्रिभुज का निर्माण होता है, सी एम एफ एक त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज, जब यहाँ से आज दोनों नजदीक है ना, तो यह भुजा यह दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों बराबर है तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो सी एम एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। जब समद्विबाहु त्रिभुज बनता है तो ये दोनों भुजाएं, इसलिए सी एफ बराबर हो गया क्या चीज, एफ एम के दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो आप जानते हैं जो इससे क्या है, नजदीक है, इससे हम लंब इस पर डाल देते हैं तो नजदीक है। तो इसलिए पुनः हम कह सकते हैं कि एम एफ बराबर हो जा रहा है आपका एफ पी के। ये दोनों रेखाएं बराबर हो जाए। जब ये दोनों रेखाएं बराबर हो गया तो अतः आप लिख सकते हो या कह सकते हो जे सी एफ बराबर एफ पी, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर। दोनों नजदीक है इसलिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ हम नाम इसका देंगे नई चिन्ह परिपाटी सी, नई चिन्ह परिपाटी सी। आप जानते हैं जो सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी इसका नाम क्या है, आर है। ठीक है, एफपी क्या है, फोकस दूरी। इतना तो समझ गए। इसलिए आप समझते हैं जो सी एफ आपका क्या हो जाता है, सी एफ बराबर हो जाता है, यानी इतना बराबर सी एफ जो है, सी एफ बराबर है
सी एफ प्लस एफ पी के। सी एफ यहाँ सॉरी सी एफ नहीं रहेगा, सीपी। सीपी बराबर होगा सी एफ प्लस एफ पी के, ठीक ना। यानी सीपी बराबर हो जा रहा है सी एफ प्लस एफ पी के। तो आप यहाँ चूंकि आप जानते हैं कि सी एफ बराबर है एफ पी के, ठीक है ना। तो सीपी आपका क्या हो जा रहा है एफ पी। तो इसको दो बार एक ही बार लिख सकते हैं, एफ पी बराबर एफ पी। तो सीपी यहाँ है तो 2fp हो गया कि नहीं, 2fp। जब 2fp आप अब इसको जानते हैं मान रखने पर, मान रखने पर जब मान रखते हैं तो सीपी के वैल्यू क्या है आपका, सीपी के वैल्यू यहाँ सीएफ है सॉरी, सीपी के वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सीपी के वैल्यू क्या हो गया आर हो गया। तो यहाँ आर हो जा रहा है और यहाँ क्या है आपका, यहाँ फोकस दूरी है यानी सी एफ का है फोकस दूरी यानी एफ इसको। तो यहाँ 2f हो जा रहा है, इसको साइड चेंज कर देते हैं तो 2f इधर हो गया, r इधर हो गया, इसलिए f बराबर का हो गया r के बटा 2। तो यहाँ का लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे या प्रमाणित लिखेंगे, प्रमाणित। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिना स्किप किए उसको देखेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है क्लियर। अगला मात्र आपको इस चैप्टर में 3 पॉइंट और बाकी लग रहा है, यानी इस चैप्टर के फाइनल में कंप्लीट करा दे रहा हूँ एक ही वीडियो में। पहला है गोलीय दर्पण के किरण आरेख और दूसरा है अवतल दर्पण का उपयोग, तीसरा है आवर्धन। गोलीय दर्पण का किरण आरेख, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछ देता है जो अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण में वस्तु को एफ और सी के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, रूल नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए इसमें गोलीय दर्पण के किरण आरेख जो होता है इसमें 3 है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला जो है प्रकाश की किरणें वस्तु से होकर सीधा एक दर्पण पर जाती है, दर्पण पर जा करके अब फोकस से होती हुई क्या होती है रिटर्न हो जाती है, राइट। पहला हो गया। दूसरा कंसेप्ट होता है दूसरी किरण दर्पण से होकर सीधा शीश से होती है यानी वक्रता केंद्र से होती हुई आगे बढ़ जाती है और दोनों किरणें जहां पे कटती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल्स में बता दे रहा, जैसे यह दर्पण है, ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर C है और यहाँ पर F है, यहाँ P है, यहाँ पर वस्तु में रख दिया हूं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो पहला रूल कह रहा है, पहला रूल फॉलो कीजिए, यानी वस्तु से सीधा एक किरण कहाँ जाती है दर्पण पर, और दर्पण पर जाकर के सीधा F से होती हुई गुजर जाती है। क्लियर, F से होकर के गुजर जाती है। और दूसरी किरण जो है दर्पण से सीधा क्या करती है C से होती हुई आगे बढ़ती है, C से होती हुई आगे बढ़ती है और दोनों किरणें जहां पे कटती है वहां पे क्या होता है उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ तक कटेगा नहीं तो इसको हम क्या करते हैं बैक करते हैं, बैक करने के बाद जहां पर ये कटती है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, राइट। अगला होता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित जगहों पर किया जाता है। पहला टार्च की जो शीशा होती है वो टार्च के अगला भाग का, जैसे टार्च है इसका अगला भाग का जो कांच होता है वो हमेशा अवतल दर्पण का होता है। गाड़ी का जो हेडलाइट का जो कांच होता है शीशा होता है वो हमेशा अवतल दर्पण का होता है, ठीक है ना। डॉक्टर जो होते हैं नाक और कान के जो डॉक्टर होते हैं वो जो जिस लेंस का प्रयोग करके कान के अंदर के भागों को देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण, यानी डॉक्टर जिस दर्पण का उपयोग करता है वो अवतल दर्पण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आवर्धन। आवर्धन में मस्ट है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को हम m से सूचित किया जाता है। इसका क्या हो गया वस्तु की ऊंचाई यानी यहाँ v हो गया
और यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई u और प्रतिबिंब की ऊंचाई v, दोनों के अनुपात यानी एक h डैश बोले एक h बोले, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, h डैश अनुपात h, दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है, m बोला जाता है। इस वीडियो में मैंने पहला चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिया हूँ। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आता है, बढ़िया बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको फुल गारंटी आपको समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको दबाकर न्यू नोटिफिकेशन